नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का LLB थर्ड ईयर और BA LLB फिफ्थ ईयर का। तो चलिएगा बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। तो ये कौन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जोसेलिन हिगिंस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शरणार्थियों से संबंधित है। तो कौन सा संगठन है, ये UNHCR। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाल कल्याण से संबंधित है। तो बाल कल्याण से संबंधित कौन सा संगठन है, तो यूनिसेफ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, सिंगापुर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का मानव अधिकार है। तो तीसरी पीढ़ी का मानव अधिकार कौन सा, ऑप्शन सी विकास का अधिकार। ठीक है, आगे भारत में कानून दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। तो कौन से दिन को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हेग में सीट नहीं है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हेग में सीट नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समुद्र के कानून के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौता है। तो ये क्या है कोपेनहेगन समझौता, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को क्लियर करिएगा आप, क्योंकि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। वैसे मैं एक ही ओर जाऊंगा क्योंकि ए ज़्यादा करेक्ट है मेरे हिसाब से। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक है। तो ये क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सहायक अंग। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सहायक अंग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये 1993 में हुई। वैसे ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी भारत में। तो इसमें ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा वैसे, लेकिन ये जो है वैसे इसकी स्थापना 1993 में हो गई थी, लेकिन भारत में 1994 में हुई थी। तो आप इस क्वेश्चन को क्लियरफाई करिएगा। ठीक है, वैसे डी इज बेटर होगा, डी ही ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। तो किस वर्ष अपनाया था, तो 10 दिसंबर 1948 को ये अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सार्वभौमिक उत्तराधिकार का सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस सिद्धांत को वर्णित किया गया है, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सार्वभौमिक उत्तराधिकार सिद्धांत। ठीक है, अगला है, 1982 के समुद्री कानून के सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद खाड़ी को परिभाषित करता है। तो ये मेरे ख्याल से 10+2 है। वैसे ये मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर करके बताइए, क्योंकि आपको भी पता है कि ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा टफ था। वो भी थोड़ा टफ था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो पता ही नहीं चल रहे थे कहाँ से आए हैं। तो इस चीज़ के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें ड्रॉप किए गए हैं, तो जिन्हें आप बताइएगा। ठीक है, अगला है, संधियों के सदस्य बनाने वाले दलों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, 2 श्रेणियों में। अगला है, सामान्य सभा से संबंधित प्रावधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में शामिल हैं, जिसमें लेख शामिल है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 9 से 22। ठीक है, 9 से 22 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय किसके लिए उपलब्ध है। तो ये
ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, दोनों के लिए, राज्यों को लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकिन राज्यों को नहीं। तो इस तरीके से ये दोनों को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्क की अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा के बारे में क्या सत्य है? तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन को आप जरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म करिएगा कि क्या होगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय कानून की ओपनहेम की परिभाषा किस बारे में बात करती है? तो ये है सभ्य राज्य के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक किससे माना जाता है? तो ये ग्रोशियस, ऑप्शन ए होगा। डी यूरी बेली एज पीसीस, युद्ध और शांति का कानून किसने लिखा? तो ये ग्रोशियस, ऑप्शन ए होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर कानून किसने कहा था? तो ये स्टार्क ने कहा था, ऑप्शन ए। यह टिप्पणी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून नहीं है, किसके द्वारा कही गई थी? तो ये ऑप्शन बी हुआ, हॉब्स एंड हॉलैंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक संप्रभुता की तलाश करता है, लेकिन यह असंभव है क्योंकि ऑप्शन बी होगा, सभी राज्य संप्रभु बनने के इच्छुक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीजे के न्यायाधीशों को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन डी होगा, महासभा का सर्वसम्मत निर्णय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38 में पहली बार किस स्रोत का उल्लेख किया गया? तो इसका ऑप्शन ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत का उल्लेख न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 में नहीं मिलता है? तो ये ऑप्शन डी होगा, सभ्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कानून का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सी होगा, ऑप्शन ए भी दोनों है। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं संधियों के। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का क्या होगा? 28 का ए होगा, ओपनहेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कानून बनाने वाले संधि? तो इसको मैंने ड्रॉप किया हुआ है, नहीं ड्रॉप नहीं किया है, पेरिस समझौता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन इसको आप क्लियर करिएगा कि क्या क्लियर है। ठीक है, कानून बनाने वाली संधि है। ठीक है, पेरिस समझौता 1928। आगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कानून में सूचीबद्ध अपराध मुख्य अपराध हैं, तो ये 4 हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एसाइलम का बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कानून बनाने वाली संधि है? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑल ऑफ एबव, सभी कानून बनाने वाली संधियां हैं ये। ठीक है, अगला है, ओपेनस ज्यूरिस साइन नेसेसिटस का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है? न्यायविदों की राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य प्रथा को एक वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के रूप में मान्यता देने के लिए उसे गुजरना होगा? तो ये ऑप्शन सी हुआ इसमें, एक समग्र परीक्षण, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ऑप्शन सी। ये भी दोनों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पैक्ट सर्वेंटा से तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन डी हुआ, पीड़ित पक्ष को मुआवजा। और एक बार आप क्लियर कर लें, ठीक है, बेटर रहेगा, पीड़ित पक्ष को मुआवजा ही है। अगला है, मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि नए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हासिल कर लिया है, नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हासिल कर लिया, यह कहा गया था। तो ये किसने कहा था? फैनविक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में, कौन सा सिद्धांत इस बात पर विचार करता है कि मान्यता प्राप्त राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और कर्तव्यों से सुसज्जित करती है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? संवैधानिक सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य केवल और विशेष रूप से मान्यता के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है, यह किसने कहा? तो ये ओपनहाइम ने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो ये हॉल हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह कानूनी कर्तव्य है। एक कानूनी कर्तव्य क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने सी की ओर जाऊंगा और आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लिए, कंफर्म करिएगा और कमेंट में आप इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वास्तविक मान्यता, ये क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ए, बी, एनजीओटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधिक मान्यता का तात्पर्य है? तो ये ऑप्शन बी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मान्यता देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्रोह और जुझारूपन में क्या समानता नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है,
और कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब मान्यता मानी जाती है, तो अब मान्यता कैसी मानी जाती है? ऑप्शन सी होगा इसका, एक राजनीतिकृत और राजनयिक अधिनियम। ठीक है। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का एक लुप्त प्राय बिंदु है? तो एक लुप्त बिंदु है, ये हॉलैंड ने कहा था, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, पाकिस्तान को चार्टर के प्रक्रिया के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है? हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को बहाल करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस के द्वारा किया गया? तो ये बेंथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। साथियों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड अभी आपको भी नहीं पता है कि लॉ से रिलेटेड कितनी हेल्पफुल इस चैनल पर जानकारी मिलने वाली है। तो आप बने रहिएगा लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, जहां आपको हमेशा लॉ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने वर्णित किया कि ग्रोशियस राष्ट्रों की विधि के जनक हैं? तो ये किसने वर्णित किया था? ये आप क्वेश्चन मुझे क्लियर करके आप बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर रखा है। ठीक है। आगे है, ग्रे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि है, तो ऑप्शन बी हुआ, एक विधि का नियम जो राज्यों के आचरण को नियंत्रित करता है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर संबंध में सहमति के सिद्धांत से मुख्य प्रतिपादक हैं, तो इसके मुख्य प्रतिपादक ओपन आए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंधित स्वपरिसीमा सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये जे लिंक होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। देखते हैं आगे। अब थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन देख लेना। जॉन ऑगस्टिन ने विचार व्यक्त किया है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक नैतिकता की संहिता है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पहला यूरोपीय सम्मेलन कौन सा था? तो ये बी हुआ, निजी राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन। ठीक है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में कौन से हैं? तो ऑप्शन सी हुआ, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति। ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के किस अनुच्छेद में प्रतिपादित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 38 में प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई राज्य किसी संधि से कब बना होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, यह संधि पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। भारत में संधि की पुष्टि कौन करता है? तो इसका ऑप्शन बी हो, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें बी, न्यायिक निर्णय। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप क्लियर करिएगा एक बार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 मैंने ड्रॉप कर रखा है, तो छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई, जिसे जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा है या जिसको जो भी क्वेश्चन ड्रॉप किया है और किसी को पता है, तो वो विद कंटेंट मुझे शेयर कर दे, तो वो क्वेश्चन हम आगे बता देंगे। ठीक है। विद कंटेंट, विद प्रूफ के साथ आप शेयर कर दें वो क्वेश्चन के लिए, कमेंट कर दें, तो वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सही कर दिया जाएगा, और उसको सही कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन विशेष पालन अथवा परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये कौन करता है? द्वैतवादियों का सिद्धांत। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे, अस्थायी एवं प्रतिसंहरणीय मान्यता है, तो ये ऑप्शन बी होगा, वास्तविक मान्यता है। यदि किसी मामले का कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लगाए गए दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष का सहारा ले सकता है, तो ये ऑप्शन सी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। न्याय बचाव का अधिकार किसके निर्णय के अधीन है? तो ये ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान्यता की प्रकृति क्या है? तो मान्यता की प्रकृति ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों हैं। आगे है, आमतौर पर पूर्वव्यापी और अपवाद के रूप में से भावी है। सॉरी, ऑप्शन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हुआ, 10 जनवरी 1920 को। ठीक है। किसने कहा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है? तो किसने कहा था ये? उन्होंने। ऑप्शन डी होगा, इसमें से किसी ने नहीं कहा था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधार है, ऑप्शन सी हुआ, इसके सभी सदस्यों की संप्रभुता समान है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में प्रावधान है, तो ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर रखा है। तो 2 में जैसे प्रावधान जो है मान्यता के लिए सिद्धांत है वैसे कायदे में, तो ठीक है, मान्यता के लिए सिद्धांत। और आप एक बार क्लियर करिएगा, कंफर्म करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा 69 क्वेश्चन पे। अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों
महत्वपूर्ण प्रश्नों में महासभा का निर्णय किस बहुमत से होता है? तो ऑप्शन बी होगा 2/3 से। अगला है संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सदस्य देशों में से किस एक को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 के तहत निष्कासित कर दिया गया है? तो ये जो अनुच्छेद 6 के द्वारा जो राज्यों को निष्कासित करते हैं और अनुच्छेद 4 के द्वारा राज्यों को शामिल करते हैं, तो इसमें जैसे नेपाल, श्रीलंका है, ये मैंने यूगोस्लाविया मैंने तो सुना नहीं है, हो सकता है इसी को निष्कासित कर दिया गया हो। वैसे 193 जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य हैं वो हैं 193, तो एक को निष्कासित कर दिया गया। अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, वर्तमान में महासभा के सदस्यों की कुल संख्या। अब एक को 193 में से एक को निष्कासित कर दिया गया तो 192 रहने चाहिए, तो ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। तो यही है वैसे कायदे में तो, लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विधायी अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र का विधायी अंग महासभा, ऑप्शन ए डी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो प्राथमिक जिम्मेदारी ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव भाई साहब ये मिस्टर ली थे। आगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति ऑप्शन ए हुआ, संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश पर महासभा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी 9 वर्ष होता है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट कौन पारित करता है? तो इस क्वेश्चन को वही मैंने ड्रॉप कर रखा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट जो है वो महासभा पारित करेगी वैसे हालांकि, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने ड्रॉप कर रखा है, तो आप क्लियर करके बताइएगा, कंफर्म करिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो ऑप्शन बी हुआ, मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर इसका क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी हुआ, दोनों 1 और 2 सत्य नहीं है। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को भी ड्रॉप कर रखा है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राज्य प्रथाओं के माध्यम से विकसित होता है, इसे यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रथा कानून, ऑप्शन बी कहा जाएगा। किस राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करना किस राज्य का उत्तराधिकार है? तो ऑप्शन बी प्राप्त करने वाले राज्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राय मान्यता की कानून से संबंधित है? तो ऑप्शन सी स्टैंडर्ड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य उत्तराधिकार का नियम सबसे पहले किसके द्वारा रोमन कानून में शामिल किया गया था? तो ये ग्रोशियस द्वारा शामिल किया गया था, ऑप्शन डी। किसने कहा कि राज्य उत्तराधिकार एक मिथ्या नाम है? तो ये क्वेश्चन को मैंने ड्रॉप कर रखा है, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, कंफर्म करके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 1 के अंदर। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए हैं अभी हाल ही में तुरंत, क्योंकि वीडियो नहीं बन पा रहा था इसलिए कुछ क्वेश्चन ड्रॉप कर रखे हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिएगा और आपको जो भी पता हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे अक्सर युद्ध का बच्चा कहा जाता है? तो ये संघ राष्ट्र को युद्ध का बच्चा कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, युद्ध का बच्चा संघ राष्ट्र को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? तो ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, आगे किसी सदस्य राज्य द्वारा महासभा में प्रतिनिधि भेजने की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? समय सीमा अधिकतम सीमा क्या है? 5, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के इस अनुच्छेद के तहत महासभा अपने निष्पादन के लिए सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है? तो अनुच्छेद 22 के तहत ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मूलतः आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या क्या थी? तो ये 18 थी। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस शहर में स्थित है? तो ये मानवाधिकार परिषद जो है जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2002 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वैसे 15 न्यायाधीश हैं, इसमें क्या है आप क्लियर करिएगा। ठीक है,
वैसे 15 हैं 100%। आगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोग स्थापित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो आयोग स्थापित करने का अधिकार जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु प्रसार संधि NPT का सदस्य है? तो परमाणु प्रसार संधि NPT जो होती है उसका सदस्य कौन है? वो चीन है। ठीक है, चीन है। इसका मीन्स ये होता है कि ये NPT में मीन्स कि ये परमाणु प्रसार, किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे, ये उनके सदस्य होते हैं। ठीक है, ना ही उसे खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। परमाणु प्रसार के लिए मतलब युद्ध से जो भी संबंधित सामग्री है उसको बेचेंगे नहीं, ना ही खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे नेक्स्ट पेपर में, तो हम ये जो ड्रॉप कर दिए गए क्वेश्चन तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपना स्कोर एक बार ज़रूर कमेंट में करिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपने कितने क्वेश्चन किए थे, तो ये ज़रूर बनता है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़, इतनी मेहनत करके आपके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को वीडियो के लाइक भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।